Everyone, I welcome you all in our channel Simply for Civils. The topic of our today's discussion is how to prepare geography for UPSC. Preparing of a subject is not a difficult task provided if you are well versed into the syllabus एंड एनालिसिस ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मैं आपको बना बनाया एनालिसिस अपना प्रोवाइड नहीं करूँगा। आई वांट कि हम वीडियो के अंदर ही स्पॉट एनालिसिस करें, ऑन द स्पॉट एनालिसिस करें और देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है, थीम ऑफ द क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। वंस वी नो अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, हमें पढ़ना कितना है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे जो वो मॉडरेट फोकस करना है, और बेसिकली हमें कोई टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। डेप्थ और रेंज ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से रहेगी ये हमें गाइड करेगा सिलेबस और हमारा प्रीवियस ईयर एनालिसिस। क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप सिलेबस को एक बार पहले से पढ़ लो इस वीडियो को देखने से पहले, या सिलेबस की एक कॉपी आप जो है अब इस वीडियो के साथ में रखो सो दैट आप उसको रिलेट कर सको बेटर तरीके से। ज्योग्राफी के पिछले 10 साल के डाटा को एनालिसिस करते हैं, स्टार्टिंग विद वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम देखें, हर साल 14 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। 2010 में 22 क्वेश्चन आए हैं, 11 में 19 क्वेश्चन आए हैं, 2012 में 13, 2013 में 22 क्वेश्चन। देखो 2015 तक काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं। 15 के बाद में एकदम से ड्रॉप हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम इग्नोर, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अगर हम टॉपिक्स देखें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल टॉपिक है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में अभी तक 22 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। इसका मतलब है कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। वर्ल्ड के मैप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। ओशियानोग्राफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैप इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम से 5 क्वेश्चन आए हैं। ये 3 टॉपिक हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, बायोजोग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इन सभी से 4-4 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में। और ह्यूमन ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन। ये प्री में काफ़ी इग्नोर टॉपिक रहता है, बट मेंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखो हम प्री का एनालिसिस अलग से करेंगे, इसके बाद हम मेंस को उठाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखें, 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आते ही आते हैं। किसी साल 7 भी आ सकते हैं, किसी साल 13-14 भी आ सकते हैं। सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो डाटा में, तो आपको मैप्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इंडिया के मैप्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। रिवर सिस्टम वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रिवर से आने ही आने हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वेजिटेशन का टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में, बट टॉपिक हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज हमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानना जरूरी है। पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस में, वहाँ पे सॉइल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करना सीखेंगे और सेम प्रिंसिपल्स को आप स्टेट एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई करो, या किसी भी जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर, यही आपके सबसे बड़े जेन्युइन गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ट्रस्ट द मोस्ट जेन्युइन सोर्स जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और आपका सिलेबस है कमीशन का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है क्लाइमेटोलॉजी, उसके क्वेश्चंस उठाए हैं और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इन क्वेश्चंस के ऊपर। देखो क्वेश्चंस हम ज़्यादा डेप्थ में जाकर के डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम कंसिडरिंग कि आप लोगों ने भी प्रिपरेशन नहीं किया होगा इस सब्जेक्ट का इतने अच्छे से। कुछ लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, या कुछ लोगों ने जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, तो उनके लिए तो ये हेल्पफुल रहेगा ही। हमारा यहाँ पे मोटिव है क्वेश्चंस की नेचर को समझना, कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना उठाते हैं, 2010 में आया है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सूट एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कार्बन जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सूट बोलते हैं, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, वाटर वेपर, ये तीनों होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। जैसे आपका ये अर्थ है, अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो लेफ्ट की तरफ क्यों डाइवर्ट कर। यहाँ पे वो रीजन पूछ रहा है, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन ऑफ अर्थ, इस प्रेशर। इसका आंसर है रोटेशन ऑफ अर्थ। रीजन है कोरियोलिस इफेक्ट, ये हम स्टडी करेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग reflects back more sunlight as compared to other three? Sand, desert, paddy croplands, land covered with fresh snow, prairie land। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। ये है आपका बेसिकली एल्बिडो इफेक्ट के ऊपर। जितनी ज़्यादा लाइट चीज़ होगी कलर में, उसका एल्बिडो उतना ही ज़्यादा होगा, वो व्हाइट लाइट को उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी हम पढ़ेंगे। अ ज्योग्राफिकल रीजन एज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट है, माइल्ड वेट विंटर है, एवरग्रीन ओक ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। ओके, डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, और हमें बताना है कि ये कौन से रीजन के फीचर्स हैं। मेडिटेरेनियन, ईस्ट चाइना, सेंट्रल एशिया, अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ। सी दिस इज मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, माइल्ड एंड वेट विंटर्स वहीं पे होता है, ठीक है। ओक ट्रीज आपको वहीं मिलते हैं, जिसको ऑर्चर्ड गार्डन कहते हैं वर्ल्ड का। ये आपका टॉपिक है बायोम्स का, या
वेजिटेशन, ये हम बहुत सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे आपको 5 से 6 लेक्चर मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं जी, जोग्राफिकल एरिया विद एल्टीट्यूड 400 मीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या था, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ना टेम्परेचर रेंज दे रखा था उस एरिया का, और एनुअल रेनफॉल का डाटा दे रखा था, बेसिकली टेबल बना रखा था। वो टेबल मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, बट आप समझ जाइए कि टेम्परेचर रेंज और एनुअल रेनफॉल से हम किसी एरिया की क्लाइमेटिकल प्रोफाइल पता कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, और है आपका ट्रॉपिकल। ये आपका डी आंसर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेसिकली उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर रेंज बहुत कम है और बारिश बहुत ज्यादा होती है। जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। अच्छा रीजन बताना है कि जेट लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों चलता है। जैसे आप ना एटमोस्फेयर वाला टॉपिक पढ़ोगे जिसमें आप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारा आप पढ़ोगे और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डिफरेंट लेयर्स की, वहां पे हम इसको स्टडी करेंगे। देयर इज नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। देयर इज नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। आपका आंसर बनेगा सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे। वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट then in northern hemisphere. Why? Southern hemisphere has less land mass as compared to the northern hemisphere. Coriolis फोर्स इज हायर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, और क्लाइमेटिकल प्रोफाइल पूरे वर्ल्ड का जो है उसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, बट इसका सही आंसर ये नहीं है, मतलब रीजन सही, इसका सही रीजन इन दोनों स्टेटमेंट्स में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर है डी। ये हम बाद में देखेंगे टॉपिक के अंदर कैसे। नेक्स्ट आ जाता है मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। इट इज लोकेटेड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, ओके। इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। देखो ये तो सही है पहले वाला, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोल्ड ओशन करंट होता है। अब देखो कोल्ड ओशन करंट का डेजर्ट बनने से क्या रिलेशन है, ये हाई प्रेशर सेल क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है कि जियोमॉर्फोलॉजी के साथ क्लाइमेटोलॉजी तो पढ़ना ही है, चीज़ों को लिंकअप करना है। आपको देखना है कहाँ पे ओशन करंट है, कौन से एरिया की क्लाइमेटिकल प्रोफाइल क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस कैसी रहती हैं, ओके। वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, सोलर इंसोलेशन वहाँ पे कितना है, और उसकी कॉन्टिनेंटैलिटी कितनी है, मतलब इक्वेटर से कितना दूर है। देन अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयनोस्फीयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन जोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन। नहीं, ओजोन की वजह से तो नहीं है। रेडियो वेव्स अ लॉन्ग वेवलेंथ, इसके दोनों रीजन नहीं है, ये इसका आंसर नाइदर है। यहाँ पे रीजन आएगा कि जो आयनोस्फीयर होता है वहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उस वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड it does not regenerate quickly as compared to the tropical deciduous forest. This is because the soil of rainforest is deficient in nutrients. Propagules of a tree in a rainforest have poor viability. The rainforest species are slow growing. Exotic species invade the fertile soil of the rainforest. इसका आंसर ये है क्योंकि यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो सॉइल है that is quite deficient in nutrients. Biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitude. अर्थ के इक्वेटर के आसपास जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये हम पढ़ेंगे लेक्चर सीरीज में। Along with mountains gradient, biodiversity is normally greater in the lower latitude as compared to the हाई लैटिट्यूड। येस अगेन वही कॉन्सेप्ट है, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। जिस तरह से टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होती हैं उस तरह से एल्टीट्यूड के हिसाब से भी चेंज होती हैं। हम ये स्टडी करेंगे आगे। अगेन क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है ये। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, बिकॉज रीजन क्या है, एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अप ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये बात सही है क्योंकि जो अर्थ की सरफेस है यहीं से सोलर इंसुलेशन होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं लॉन्ग वेव्स, ठीक है, और यहीं से हीट ऊपर जाती है। फिर उसके बाद देयर इज मोर मॉइस्चर इन दी अपर एटमोसफेयर। नहीं ये सही नहीं है क्योंकि देखो मॉइस्चर जो जिस एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है वो नीचे रहती है, लोअर पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ एटमोसफेयर। द एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमोसफेयर। ये बात भी सही है। सो 1 भी सही है, 3 भी सही है। इसका आंसर सी होना चाहिए, 1 and 3 सी ही है। नेक्स्ट जो फॉलोइंग कैरेक्टर से क्लाइमेट ट्रॉपिकल सवाना। अब देखो अगेन ये जो टॉपिक है ये बायोम से आ रहा है। ये ऊपर वाला टॉपिक जो है ये एटमोसफेयर वाले
टॉपिक से था। अगर हम पिछले को देखें, ये वाला बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक, अगेन ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा बायोम्स के टॉपिक में। और इससे पहले जो हमने स्टडी किया है ये वाला, ये भी बायोम्स का टॉपिक है। तो आप देख रहे हो कि बायोम्स कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अगेन एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आ गया। रेन फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन था, ये भी बायोम का क्वेश्चन है, ये जो अभी प्रीवियसली हमने देखे थे। नेक्स्ट, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज एज हाई एज कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज। ओके, व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। ओके, ये सही है। वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशन, नहीं ये तो नहीं है। Presence of strong winds in the interior, no. Heavy rains in the interior as compared to coast, ये भी सही रीजन नहीं है, इसका आंसर है ए। तो ये वाला जो टॉपिक है रेंज ऑफ टेम्परेचर वाला, अगेन ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। देखो, क्लाइमेटोलॉजी करने से पहले हम बहुत सारे बेसिक से डील करेंगे जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, और उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लास +1 की है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion, okay, जैसे आपको पता है 97% पानी जो है दुनिया में वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है, तो जो 3% है वो फ्रेश वाटर है। इस फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन किसका है, या सबसे बड़ा पार्ट किसका है? सबसे ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर में है, फ्रेश वाटर अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म द थंडर्स इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय मीटिंग cumulonimbus clouds in the sky, lightning that separate nimbus cloud, violent upward movement of the air and the water particles. सी, थर्ड वाला तो गलत है क्योंकि वाटर पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, एयर ऊपर जाती है। लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, ये भी नहीं है। और मीटिंग द निम्बस क्लाउड, मीटिंग से तो थंडरस्टॉर्म नहीं होता है। देखो, इसका आंसर डी है, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका टॉपिक है क्लाउड्स का, ये भी आपके फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का पार्ट है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, rainfall is scanty, and the people used to be nomadic herders. The above statement best describe which of the following regions? African savanna, Central Asian steppe, Northern American prairies and Siberian tundra. इसका सही आंसर है सेंट्रल एशियन स्टेपे। उसी रीजन में जो है नोमैडिक हर्डर्स मिलते हैं आजकल भी। सेंट्रल एशियन नेशंस है ना, वहाँ पे आप देखोगे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है। जैसे आपका मंगोलिया भी है, वहाँ एक्सट्रीम का मतलब है कि टेम्परेचर रेंज बहुत ही एक्सट्रीम रहता है। दिन में जो है 50 डिग्री गर्मी है और रात को जो है माइनस में जा रहा है टेम्परेचर। तो इस तरह से ये भी अगेन आपका बायोम का टॉपिक है। सो यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट बायोम इज। अब आपको काफी क्लियर हो रहा होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। देन सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून। भैया ये तो मॉनसून है, मॉनसून में आप पढ़ते हो एक आता है अप्रोचिंग साउथ ईस्ट मॉनसून, रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है मॉनसून में होता है। अगेन आपका ना बायोम्स का पार्ट है। नेक्स्ट, इन सदर्न अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल एटीट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन? देखो, ये टॉपिक आपका आया साइक्लोन से। साइक्लोन कैसे बनता है, क्या रीजंस होते हैं साइक्लोन बनने के, ये भी जो है आपके लेक्चर सीरीज के अंदर कवर होगा। यहाँ उसका पूछ रहा है, रीजंस पूछ रहा है कि जो है साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में साइक्लोन क्यों नहीं बनता है। सी, सरफेस टेम्परेचर लो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डम अकर्स, देन कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें क्वेश्चन के साथ जो ये ऑप्शंस दे रखी ना, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है आज आपका आंसर कुछ भी हो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बनता है ITCZ, वहां पे नहीं मिलता इस रीजन में। ठीक है, चलो ये बात तो समझ आ गई। बट आपको क्या करना है कि ITCZ के साथ साथ में सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि अर्थ प्रोफाइल में टेम्परेचर किन रीजन्स पे कैसा रहता है, क्या स्टेटस रहता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है, एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ लैंड हो जाने से क्लाइमेट कंडीशंस कितनी बदलती हैं, ये सब चीजें आपको कोरिलेट करनी है। तो विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर कॉल्ड द वेस्टर्लीज, करेक्ट है जी। द मॉइस्ट एयर that cause winter rains in the northwestern region part of the India westerlies, part of westerlies। हाँ बिल्कुल, ये वेस्टर्लीज लेके आती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगेन क्लाइमेट का पार्ट है, ये वाला हम अच्छे से कवर करेंगे। देखो, साइक्लोन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एंटी साइक्लोनिक डिप्रेशंस हैं, ठीक है, और जितने थंडरस्टॉर्म है, जितने भी ये एयर मास वाला टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से कवर होगा। काफी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट मेंस से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जब मेंस के आंसर क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे तो इन क्वेश्चंस की तादाद वहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी। इसका सही आंसर है सी। ईच डे इज more or less the same. Morning is clear and bright with sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up.
एंड डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन द रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग। ये आपका क्लाइमेट मिलता है इक्वेटोरियल रीजन में। जब आप इक्वेटर के पास जाओगे आप देखोगे कि सुबह बड़ी साफ क्लियर कट है, ब्राइट सनलाइट है, उसके बाद में एकदम से दोपहर को 3-4 बजे बारिश हो जाती है, ठीक है, और इतनी भी बारिश नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा हो, थंडर लाइटनिंग होगी और उसके बाद में 3-4 बजे बारिश होकर 5 बजे फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज इक्वेटरल टाइप। ये जो है आपका बायोम का टॉपिक है, बायोम वेजिटेशन। देन वाई ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द क्लाउड नाइट। ओके, क्लाउड्स absorb the radiation released from the earth's surface. Clouds reflect back the earth's radiation. Earth's surface would have low temperature on the cloudy nights. Cloud deflect the blowing wind to the ground level. सही आंसर है इसका, वो है बी, clouds reflect back the earth's surface. अगेन ये आपका क्लाउड वाला पार्ट है। होता क्या है कि जिस दिन बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं रात को, जो सोलर इंसोलेशन अर्थ पे गया था, वो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, आपके क्लाउड्स हैं, ये उसको वापस नहीं जाने देते और ये हीट अंदर ही ट्रैप रह जाती है। तो इस वजह से जो है ड्यू ड्रॉप्स नहीं पड़ते हैं, शीत नहीं पड़ती है। ठीक है, आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और हमें काफ़ी फेयर आइडिया होगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही 1 बाय 1 ईच टॉपिक उठाएंगे ज्योग्राफी के। हमारा आइडिया ये है कि एनालिसिस कैसे करना है। वंस यू गॉट टू नो हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल एबल टू गेट द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और वट एवर यू आर रीडिंग। Okay, and again, if you really like our videos and you really like our content, you found it worthy helping you some way in your preparations, then do like and subscribe. Thank you so much.